जी, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अच्छा, थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इसमें हमने सेंट्रल एटम जो है, इसमें आयरन है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें भी आयरन है, इसमें कोबाल्ट है। इसकी सेंट्रल एटम की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है हमने। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो 6 साइनाइड आयन्स मौजूद हैं। हर साइनाइड पे -6 चार्ज होता है और 3 आयरन आयन शुरू पे मौजूद है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी आयरन की, वो +3 बनती, क्योंकि अगर Fe3 है, 3 आयरन है, तो इसका मतलब है दरमियान वाला जो सेंट्रल ये जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पे टोटल चार्ज जो होगा 6 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी +3 है। यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम एक सोडियम आयन है, इसका मतलब है कि केटाइन +1 चार्ज वाला है, तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -1 चार्ज होगा। तो -1 इस पर चार्ज हो तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करें। जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसका इसका चार्ज 0 होता है। तो आप ये देखो, कोबाल्ट +0 इज इक्वल टू वो है जो -1 के इक्वल होना चाहिए। कोबाल्ट जो है वो इसके लिए इसकी +1 आ जाएगी। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है? +1 बन रही है। यहाँ पे आयरन की 0 बन रही है। अच्छा, यहाँ पे भी -3 बन रही है। यहाँ पे +3 बन रही है, क्योंकि इस पर जो टोटल चार्ज है +1 है। तो इस वाले से लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसकी बन रही है फेरस की, क्योंकि फेरस में यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कार्बोनाइल पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना? इसमें भी चार्ज मौजूद है, इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है। तो सी ऑप्शन में इसकी जो है वो 0 बन रही है, तो लोएस्ट यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमने बताना कि कौन सा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ए में जो है, ए बी और सी, क्लोरोफिल, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। हेमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स है। सी विटामिन बी जो है, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये थायामीन, इसको पता, आपको पता है कि मॉलिक्यूल है, तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें मेटल आयन मौजूद है। और डी जो है, ये है अक्राइलिक एसिड। अक्राइलिक एसिड आपको पता है कि ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस वाले से डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक्रेलिक एसिड इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मैंगनीज एक्सिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अब यहाँ पे फाइंड करनी है। तो MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि हमने ये देखना है Mn, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, इसको एज इट इज रहने दें। 2 ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन पे -2 होता है। 2 × -2 Mn+-4 हो जाएगा। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसको 0 के इक्वल रखना। तो इस वाले से यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बन रही है। यहाँ पे MnO4 है और चार्ज -2 है। जब किसी आयन पर चार्ज होता है, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उसके चार्ज के इक्वल होता है। मैंगनीज का आपने चार्ज फाइंड करना है। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का 8 होता है, Mn-8, इसको इक्वल हमने करना है -2 के। तो -2, ये जो -8 है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो -2 +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। मैंगनीज +6, यहाँ पे +7 बनेगी। क्यों? यहाँ पे चार्ज -1 है। और यहाँ पे MnO, यहाँ पे इसकी +2 बन रही है। तो उसने पूछा है कि एक्सबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी? MnO4 वाले में जो है वो सी ऑप्शन है, उसमें +7 होगी। ठीक है जी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन द लिगेंड, ये आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आपने याद रखनी है। तो इसकी जो सही तरतीब है वो आप देखेंगे। तो सही तरतीब में ये जो सी ऑप्शन है, आप अगर पीछे से देख भी सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि सी ऑप्शन, इसमें आयोडाइड सबसे वीक लिगेंड है और साइनाइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे यहाँ तक तो तरतीब ठीक है, लेकिन वाटर और NH3 का
यहाँ पे प्रॉब्लम है सी में, ये सारे करेक्ट जो है उसकी दी गई है ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। जी क्लियर है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो? अब आप अगर आपने इसको मार्क किया हुआ है तो आप इस को मार्क भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। Werner studied the various color complex from the reaction of cobalt, chloride and ammonia. Which of the following is Werner postulate is incorrect? अच्छा, यहाँ पे अब बहुत ज्यादा इस तरह की तफसील के क्वेश्चन तो नहीं आते, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखा जाए कि तो इसमें अगर हम देखें कि सबसे इनकरेक्ट ये है द कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो द आइसोमेरिज्म। ये ऐसी कोई बात नहीं उसने की, बाकी सारी बातें करेक्ट हैं उसके बारे में। मेटल्स की टू वैलेंसीज होती हैं, हर एक की फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होती है जिसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो स्पेस में खास एंगल पर डायरेक्ट करती हैं। और डी ऑप्शन जो है कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो द आइसोमेरिज्म, ये इनकरेक्ट है, ऐसी कोई बात वर्नर थ्योरी में नहीं की गई। नेक्स्ट, अ कंपाउंड has empirical formula COCl3 4NH3. 1 mole of it give 1 mole of AgCl on the treatment of silver nitrate. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात समझें कि वर्नर थ्योरी के मुताबिक दो इसकी वैलेंसीज हैं, एक आयनाइजेबल होती है, एक बाकी नॉन आयनाइजेबल होती है। अब अगर इस कंपाउंड का फार्मूला देखें तो 1 मोल ये कंपाउंड दिया गया है, तो 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बनते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन के बाद। इसका मतलब है कि इसके 1 मोल में 3 क्लोरीन शामिल थे, लेकिन एक क्लोराइड आयन जो है वो आयनाइज हुआ है। तो आयनाइजेबल वैलेंसी जो होती है प्राइमरी वैलेंसी होती है, बाकी 2 क्लोरीन जो है वो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे। तो उसका फॉर्मूला जो सेकेंडरी वैलेंसी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है या आयनाइजेबल वैलेंसी होती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाता है। तो इस हवाले से ये जो बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा कि यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो आयनाइजेबल है, इस वाले से बी। बाकी इसमें कोई भी ए में कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट, कोई भी 3 क्लोरीन है आयनाइजेबल, इसमें एक है, इसमें 3 है जो आयनाइजेबल है, यहाँ पे भी 3 है आयनाइजेबल है। ठीक है जी, इसको देखें जी। ये नेक्स्ट देखते हैं जी। जी, तो उसके बाद जनाब नेक्स्ट चलते हैं। कलर ऑफ द क्रोमियम क्लोराइड वेरीज फ्रॉम वायलेट टू ग्रीन डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, दिस वेरिएशन इज ड्यू टू। अच्छा, ये जो कंपाउंड दिए गए हैं वो कह रहा है कि इनमें जो कलर जो है वो वेरी कर रहा है, वायलेट से ग्रीन हो जाता है, और इसकी वजह पूछी गई है। द वेरिएशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, कि कौन से कंपाउंड बनता है कि ये जो है वो कलर उसका चेंज हो जाता है। तो इन तमाम कॉम्प्लेक्सेस में देखें कि इसमें कलर डिफरेंट है। क्यों? इसमें जो इसके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है क्रोमियम -1। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी जी, क्रोमियम है -1, एक क्लोरीन रेडिकल मौजूद है, Cr-1 इक्वल टू +2 के इक्वल है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसमें यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बन रही है सी बन रही है, और बाकी जो है वो आले हदीस इसने कहा हुआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है कि क्योंकि तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिफरेंट है, यही वजह है
कि इसका जो कलर है तीनों डिफरेंट है, ग्रीन है और वायलेट से लेकर ग्रीन तक होता है। तो तमाम का कलर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कलर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम क्लोराइड वेरीज फ्रॉम वायलेट टू दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तीनों की फॉर्मेशन के बारे में की वजह से इसका कलर चेंज होता है। एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला ऑफ द फार्मूला, एक कॉम्प्लेक्स बताया गया उसका फार्मूला गिव द व्हाइट पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड। अच्छा, बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है एंड नो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, इसमें देखिए एक सल्फेट आयन जो है वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है ना, जो भी चीज वो आयनाइजेबल होती है और जो अंदर होती है वो आयनाइजेबल नहीं होती। ये जो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो ब्रोमीन है, दो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछा क्या जाए द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बेरियम क्लोराइड के साथ वाइट पीपीटी देने का मतलब ये है कि उसमें सल्फेट आयन मौजूद है, बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी होते हैं। तो अगर जो क्लोरीन ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी वाइट पीपीटी आने चाहिए थे। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो होगा ये सल्फेट वाला, जिनमें सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑफ द फार्मूला दिस गिव द व्हाइट पीपीटी विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड नो पीपीटी विद सिल्वर। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका स्ट्रक्चर पूछा गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। वैसे स्ट्रक्चर तो इसमें क्वेश्चन में खुद ही बता दिया है। तो अगर ये पूछता कि इसके आयंस कौन से होंगे, कौन सा आयन पैदा होगा, फिर ये करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इस वाले से करेक्ट होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा है तो फिर तो ये ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि सल्फेट आयन जो है वो आयनाइजेबल है और उसके व्हाइट पीपीटी बनते हैं। तो अगर ये पूछना जा रहा है कि इसके आयन कौन से बन रहे हैं, तो फिर एक ये आयन बनता है, क्योंकि सल्फेट जो है वो व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं। ये आयन होते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी इसको व्हाइट पीपीटी देने चाहिए थे, लेकिन उसने बताया कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसके नो पीपीटी है। ये एक स्ट्रक्चर है, तो फिर भी आप देखें आयनाइजेशन के बाद व्हाइट पीपीटी इसकी होनी चाहिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्योंकि ब्रोमीन मौजूद है। यहाँ पे भी ब्रोमीन आयनाइजेबल है, तो व्हाइट पीपीटी सिल्वर नाइट्रेट के साथ होने चाहिए। ए ऑप्शन इसमें ऐसा है जिसमें ब्रोमाइड आयन जो है वो आयनाइजेबल नहीं है, इसलिए व्हाइट पीपीटी सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं बनते, लेकिन बेरियम क्लोराइड के साथ बनते हैं, जो कि सल्फेट आयंस की वजह से होते हैं। आगे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ द आयरन इन द कॉम्प्लेक्स। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मालूम करने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। FeCN 6 है, तो आपने ये देखना है कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी फाइंड करें। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आप देखें +4 है पोटाशियम का, -6 जो है वो किसका है जी, 6 साइनाइड आयंस का। टोटल इसको 0 कर दो, तो Fe +6 -6 इज इक्वल टू 0। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 आएगी। +2 का मतलब 26 में से 2 आपने माइनस कर देने, 24 रह जाते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 6 साइनाइड आयन, 6 साइनाइड 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो आप जनाब उसमें से 26 34 में 12 ऐड कर दो, तो ये आंसर आएगा 36। वैसे भी इसका ये है कि आपने नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसकी अफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इज नॉट ओबेड बाय। अब इसमें जिसमें अफेक्टिव नंबर 36 नहीं बन रहा होगा वो उसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें बन रहा है के 3FeCN, इसमें क्या होगा जी, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, 26 में से 3 निकाल दें, ये बन जाएगा जी 23, 23 में 12 ऐड कर दें 35। तो ये जो ऑप्शन है जिसमें बी ऑप्शन में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ ये रूल जो है वो ओबे नहीं हो रहा। यहाँ पे भी 36 बन रहा है, कोबाल्ट इसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो कोबाल्ट का 27 है, तो 3 निकाल दें, 27 और 3 24 रह जाएगा, और 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो अमोनिया दिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन जो है वो 36 बन रहा है। तो बी ऑप्शन इसमें आपने लगाना है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ओबे नहीं हो रहा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉम्प्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अ लीनियर कॉम्प्लेक्स।
याद रखें किसी में भी जब हमने आपने देखना है कि इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने ये देखना है कि उसमें कितने जो हैं वो अटैच हैं, लिगेंड्स अटैच हैं, और उनकी ओरिएंटेशन क्या हो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है वो हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट लीनियर। सिल्वर डाईअमीन जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब सिल्वर के साथ दो अमोनिया जो है वो मौजूद हैं जी, तो ये है जी लीनियर है, क्योंकि दो लिगेंड्स अटैच हैं, यहाँ पे भी दो लिगेंड्स अटैच हैं, ये भी लीनियर हो गया, अभी टू टाइप है, यहाँ पे भी दो लिगेंड्स अटैच हैं। ये डी ऑप्शन जो है इसमें निकल के साथ चार लिगेंड्स अटैच हैं, इसका मतलब इसका टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर इन तीनों का होगा, इसका मतलब यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे क्योंकि उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल कॉम्प्लेक्स Na to NiCN इज। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने चाहिए, बात का तो उसने मिस की हुई है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? अब निकल जो है आपको पता है कि दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर चार लिगेंड्स अटैच होते हैं। एक होती है जनाब sp3 हो सकती है या DsPO2 हो सकती है। निकल के कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको पता है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर अप कर देगी, तो एक डी ऑर्बिटल उसमें यूज हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। ये आप इसके स्ट्रक्चर पीछे देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे सी ऑप्शन आपने करेक्ट करना है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन निकल कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल जो है इस हवाले से आप देखें कि यहाँ पे अगर पिछले लेक्चर्स को देखेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी जीरो है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी? जीरो है। तो निकल का एटॉमिक नंबर आप देखें क्या बनता है। कोबाल्ट के बाद निकल है, आयरन 26 है, कोबाल्ट 27 है, और निकल जो है वो 28। 28 का मतलब है कि इसमें जो डी में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो दो अनपेयर है। तो कार्बोनाइल जब इसको अप्रोच करेंगे तो ये जो है वो डी ऑर्बिटल को यूज नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और स्ट्रक्चर इसका कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। Which of the following complex does not have the tetrahedron geometry? कौन सा जो है जिसकी टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री नहीं है? तो इसमें आप ये देखिएगा कि जिसमें निकल जो टेट्राक्लोराइड है इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगी, क्यों? कि क्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, जब पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है निकल, एस में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो डी के इसके 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अब 8 में से दो सूरतें हैं, अगर तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, तो डी का एक ऑर्बिटल जो है वो खाली हो सकता है। तो इस वाले से क्लोरीन जो है वीक है, साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्लोरीन जो है इसको पेयर अप नहीं कर सकेगा, इसलिए जो इंटरनल डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो एक एस और तीन पी ही ऑर्बिटल जो हिस्सा लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है। तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3 है, तो ये जो है ऐसा, इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिस वजह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। ठीक है। नेक्स्ट ये जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? तो ये भी आप इसमें कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कौन नहीं है। तो इसमें ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्लैटिनम जो है वो उसका
जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है जी, ये फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है प्लेट इसकी अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें सारे के सारे पीछे वाले जो है वो नॉलेज को देखते हुए, तो पैडियम जहाँ पे जो है ये जो है वो स्क्वायर प्लेनर नहीं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसलिए इसकी जो होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो बाकी इसकी भी स्क्वायर प्लेनर होगी, इसकी भी स्क्वायर प्लेनर होगी, इसकी भी स्क्वायर प्लेनर होगी। द हाइब्रिडाइजेशन क्रोमियम, इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? सबसे पहले आप देखें कि 6 है, तो या D2sp3 हो सकती है या sp3d2 हो सकती है। तो इसमें जो है वो वाटर जो है वो क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो ये बनती है 4s1 D5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये है, तो इसकी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बन रही है। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा जी, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा s का, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके, डी ऑर्बिटल्स में से। अब डी ऑर्बिटल में 5 में से 2 चले जाएंगे, इसका मतलब है डी वाले 2 तो हो जाएंगे खाली, तो इंटरनल डी ऑर्बिटल ही इसमें हिस्सा लेगा, इसलिए ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। sp3d2 उनमें आती है जिसमें इंटरनल या 3d ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल वेकेंट नहीं मिलते, तो फिर वो लास्ट वाला डी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द ऑक्टाहेड्रल शेप? ऑक्टाहेड्रल शेप 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों के साथ होती है। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट ऑक्टाहेड्रल शेप। तो आप ये देखो इसमें भी ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड्स अटैच है, इसमें भी 6 लिगेंड्स अटैच है, इसमें भी 6 लिगेंड्स अटैच है। तो ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल होंगे, तो डी ऑप्शन पे आप निशान लगाएंगे। इसमें 2 जो है वो 4 हैं लिगेंड्स अटैच हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है बल्कि टेट्राहेड्रल जस्ट स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द Fe इन कॉम्प्लेक्स दिस FeF6 में इसका और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दोनों ही बताने हैं जी हमने। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो पता लगता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें जो हाई जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है, तो 6 वीक फील्ड लिगेंड्स इसके साथ अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे, उनको पेयर अप नहीं कर पाएंगे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से हाईली ये जो होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब इसमें एक दिया हुआ 0, एक 4.9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें वीक फील्ड लिगेंड है, तो लास्ट या आउटर डी शेल यूज होगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सबसे ज्यादा जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट वो इसमें आ रहा है। इन दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं कर रही, इसलिए ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपने करेक्ट लगाना है। अच्छा 11 का मैं आपको बताता हूँ। 11 का आंसर इसमें जो है वो है DnICl4, क्योंकि उसने पूछा कि कौन सी ज्योमेट्री लीनियर नहीं है। ये नौरीन मुश्ताक साहबा ने मैसेज किया। तो लीनियर कौन सी होगी, जिसमें 2 होंगे वो तो लीनियर होगी, जिसमें 4 लिगेंड्स हैं वो लीनियर नहीं होगी। अब हम जा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कौन सा है? इस डायमैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट साथ में पूछे, तो अब आप सब में से देखना है कि डायमैग्नेटिक कौन सा है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो आप सेंट्रल एटम देखो कि आयरन कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन बी में मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन जो है डी में मौजूद है। 3 अगर वो लूज करेगा 2 उसमें से करेगा, 1 इसमें से करेगा, तो 7 में से डी में रह जाएंगे 6, 5 में से 1 1, और 5 में 1 1 और 1 जो होगा पेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जो है वो क्या कर देता है, पेयर्ड कर देता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या 0 होगा। इसमें भी देखो 26 एटॉमिक नंबर है, 6 +3 है, 6 में से जो है वो 2 चले जाएंगे उसमें से, एस में से,
एक चला जाएगा डी में से, तो डी में आपके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को जो 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर देते हैं जनाब, पेयर अप कर देते हैं। अच्छा, तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है जी, तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर पेयर्ड होंगे तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इस हवाले से जो डायमैग्नेटिक इसमें बन रहा है, कौन बन रहा है, जिसमें सारे के सारे पेयर्ड होंगे, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है लिगेंड होगा, ये भी पेयर करने में मुश्किल पेश आती है, इसमें भी पेयर करने में मुश्किल पेश